गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 11 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो हमने कल पढ़ा था लास्ट वीडियो में सांद्रता के पद, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। 3 टॉपिक हमने कल की वीडियो में पढ़े थे और आज हमारा चौथा है मोलरता। तो देखते हैं। मोलरता से क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। मोलरता को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। मोलरता इक्वल टू विलेय में मोल विलेय में मोल अपॉन में विलियन में आयतन, ये लीटर में होगा, ठीक है। तो हम मोलरता की परिभाषा क्या करते हैं? निश्चित ताप पर, दैट मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर किसी विलियन में 1 लीटर में घुलित विलेय पदार्थ को मोल की संख्या मोलरता कहलाती है। जैसे सपोज दैट 4 मोल दिया हुआ है, नहीं 4m दिया हुआ है आपको, तो इसका क्या मतलब हुआ? 4 मोल विलेय उपस्थित है, अगर 4m दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ? 4 मोल विलेय उपस्थित है 1 लीटर विलियन में। ठीक है। अगर m दिया हुआ है तो इस बेसिस पे हम इसे क्या फाइंड आउट करेंगे? विलियन में 1 लीटर में मोल, एक लीटर विलियन में 1 मोल पदार्थ उपस्थित है। हम इसको कह सकते हैं, अगर 4m दिया हुआ है तो दैट मीन्स 4 मोल विलेय उपस्थित है 1 लीटर विलियन में। अगर m दिया हुआ है तो दैट मीन्स 1 लीटर विलियन में 1 मोल पदार्थ उपस्थित है। एक लीटर विलियन में जितने भी m दिए हो दैट मीन्स उतने मोल उपस्थित होंगे, उसे ही हम मोलरता या मोलैरिटी कहते हैं। मोलरता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोलैरिटी। अब देखते हैं। क्या हो जाएगा? मोलरता अपॉन में, यहाँ मैंने लिख रखा है पहले से, विलेय में मोल और विलियन का आयतन ये लीटर में है।
अगर आप इसको दूसरे फॉर्म में लिखें तो m इज टू क्या हो जाएगा, विलेय का मोल विलयन का आयतन। यहाँ पे ये लीटर में है, अगर ये मिलीलीटर में होगा तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं दूसरे रूप में, क्या, विलेय का मोल और मोल को हम कैसे परिभाषित करते हैं, हमारे मोल का फॉर्मूला होता है ना भार अपॉन में अणु भार। तो इसको हम विलेय का मोल को हम लिख सकते हैं विलेय का भार अपॉन में विलेय का अणु भार इंटू 1000 अपॉन में क्या है, विलयन का आयतन। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो विलेय का फॉर्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं, मोलरता मोलैलिटी विलेय में मोल अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में। अब एक और फॉर्मूला क्या है, विलेय का मोल विलयन का आयतन। अगर ये ml में होगा तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे लीटर में चेंज करने के लिए। एंड तीसरा फॉर्मूला ये है कि अगर हमको मोल विलेय का मोल, तो मोल को हम भार अपॉन में अणु भार लिख सकते हैं। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विलेय का भार अपॉन में विलेय का अणु भार इंटू 1000 अपॉन में विलयन का आयतन। लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, इसलिए हमने इसे बता दिया। तो आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, तीन 360 ग्राम ग्लूकोज को 360 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 250 ml विलयन 250 ml विलयन बनाया गया है 360 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखते हैं। शुरू करते हैं। आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा। विलेय का भार
अब आपने कहा कि हमने यहाँ लिखा है विलेय का भार, इसमें तो दिया ही नहीं है विलेय क्या है। तो हम विलयन में जिस चीज़ को घोलते हैं वो हमारा विलेय होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। और यहाँ पे हम किसे घोल रहे हैं, ग्लूकोज को। तो विलेय का हमारा भार कितना है, 360 ग्राम। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता होगा, C6H12O6। हम निकालते हैं इसका। विलयन का भार 12 × 6, 12 × 1 प्लस 6 × 16। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आया, 180। और हमारा विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, 250 ml दिया हुआ है। ठीक है, अब हम अगर फॉर्मूले पे रखें इसको, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, हमने क्या फॉर्मूला बताया था, M = विलेय का भार अपॉन में विलेय का अणु भार इंटू 1000 अपॉन में विलयन का आयतन। तो आप लोग सब चीज की वैल्यू निकल गई है, वैल्यू पुटअप करिए और तुरंत आंसर निकाल लीजिए। देखते हैं विलेय का भार कितना है, 360 ग्राम। विलेय का अणु भार कितना है, 180 मल्टीप्लाई इंटू 1000। और विलयन का आयतन हमारा दिया हुआ है 250 ml। तो हमारा आंसर आ गया। हमारी वैल्यू क्या आई, 8m। तो दैट मीन्स यहाँ पे विलयन की मोलरता जो है वो 8m है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, मोलैलिटी। यहाँ पे हम क्या पढ़े, मोलरता, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मोललता। तो देखते हैं उसको, आपने इसको अच्छे से कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चौथा था हमारा मोलरिटी, पांचवा है हमारा मोलरता। इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और इंग्लिश में हम इसको मोलैलिटी पढ़ते हैं। मोलरता को मोलैलिटी और इसको मोलैरिटी। अब हमारा मोलैलिटी क्या है, किसी विलायक में ग्राम में घुलित विलेय को 1 ग्राम मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। देखते हैं, स्मॉल m = 1 मोल विलेय
इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। एक मोल विलेय 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मोलरता जो है वो लीटर में है और मोलरता जो है वो किलोग्राम में है। ठीक है, अगर मोलरता पूछे तो 1 मोल विलेय 1 लीटर विलायक में उपस्थित है, जबकि अगर मोलरता पूछे तो 1 मोल विलेय 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है। 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो आते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा? मोलरता इज इक्वल्स टू विलेय का मोल अपॉन में विलायक का आयतन। किलोग्राम में होगा, सॉरी विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अगर हम इसको एक और फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? विलेय का मोल विलायक का द्रव्यमान। यहाँ पे ये किलोग्राम में है, लेकिन अगर ये ग्राम में होगा तो हम इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और एक और फॉर्मूला, जैसा कि हमने बताया था, मोल इज इक्वल्स टू भार अपान में अणु भार। विलेय का भार अपॉन में विलेय का अणु भार इंटू 1000 विलायक का द्रव्यमान। एक चीज और है, मोलरता में जो हमारा था वो था विलेय का मोल, लेकिन यहाँ पे विलियन था, हर जगह विलियन था, जबकि मोलरता में हमारा विलियन नहीं विलायक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि विलेय का भार अपॉन में विलेय का अणु भार इंटू 1000 अपॉन में विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये हमारा हुआ मोलरता। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब एक और सांद्रता के पद में हमने ये जो टॉपिक सब पढ़े, मोलरता, मोलरता 5 थे। अब हमारा छठवां है मोल अंश। तो इसको देखते हैं, इसको आप लोगों ने कॉपीराइट कर लिया होगा। मोल अंश, मोल अंश को हम इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ध्यान से समझते हैं मोल फ्रैक्शन क्या है।
ए और बी दो एलिमेंट है। अगर हम इन दोनों का मोल लिखना होगा तो मोल को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। तो इसको हम NaNb लिख सकते हैं। एक चीज और देखिए, ये हमारा क्या है, द्विअंगी विलयन है, इसमें दो एलिमेंट हैं। द्विअंगी विलयन इसको हम बोलेंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम मान लीजिए ए का मोल अंश निकालते हैं। ए का मोल अंश निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए का मोल अपॉन में विलयन का कुल मोल। अगर हम इसे फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो हमारे ए का मोल Na अपॉन में Na प्लस Nb लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह बी का मोल अंश, तो बी का मोल अपॉन में विलयन का कुल मोल इज इक्वल्स टू Nb अपॉन में Na प्लस Nb। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा मोल अंश का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देखते हैं। मोल अंश को हम xn से डिनोट कर दिए। अच्छा छोड़िए, एक चीज और देखते हैं। हम ए के मोल अंश और बी के मोल अंश का योग देखते हैं। XA प्लस XB इसको लिख सकते हैं। Na इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। NaNb को हम कॉमन लेके Na प्लस Nb इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इससे एक चीज क्या साबित होती है, किसी भी प्रकार के विलयनों का मोल का जो योग होगा वो सदैव एक होगा, चाहे वो द्विअंगी विलयन हो या त्रिअंगी विलयन हो, सभी मोलों के योग का योग सदैव एक होता है। ठीक है, हमारा एक ये भी फॉर्मूला बन सकता है जो ये हमारा साबित करता है कि सदैव मोलों के योग का एक के बराबर होता है। आप इसे कॉपीराइट करिए। फिर हम एक चीज और बताते हैं। हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, द्विअंगी या त्रिअंगीय विलयन। ये एक बी सी,
इसमें हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम त्रिअंगीय विलयन कहेंगे। अगर हम इसका मोल लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा NC, NB और Na। ठीक है, तो हम मोल फ्रैक्शन त्रिअंगीय विलयन का देख लेते हैं। त्रिअंगीय विलयन का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, देखते हैं। सबसे पहले x से लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Na विलेय का मोल अपॉन में विलयन का योग। तो हमारे विलयन का योग क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc। Xb के लिए लिखेंगे तो Nb Na प्लस Nb प्लस Nc, और Xc के लिए लिखेंगे तो Nc अपॉन में Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला लिख लेगा। और जैसा कि हमने बताया था कि सभी मोलों के योग की संख्या कितनी होती है, सदैव 1 के बराबर होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं Xa प्लस Xb प्लस Xc इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमारे सांद्रता के पद के सारे टॉपिक क्लियर हो गए। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता और मोल अंश, जिसमें हमने 2 द्विअंगीय और त्रिअंगीय विलयन क्या होता है ये भी डिफाइन किया है। तो ये हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया है। अब हम एक और वीडियो बनाते हैं, उसमें हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड। चूँकि ये टॉपिक क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी था तो हमने टॉपिक क्लियर कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड मोलरता और मोलरता से न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू।